सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांशु कुशवाहा एंड मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल मृत्युंजय अकेडमी। तो बच्चों, कल प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों की कुछ छोटी मोटी चीज़ें छूट गई थी। ठीक है, अगर उनको वहीं कंप्लीट करते तो लेक्चर फिर काफ़ी बड़ा खिंच जाता। ठीक है, जैसे कि कल क्या रह गया था कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज आता है तो कितना आता है कि नहीं, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था, तो इसको आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलो आप देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सेम फंडा है जो मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, वहीं से ये कहानी बन करके आती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर आपने समझ रखा है तो वहीं से मैं समझाता हूं। जैसे सुनो क्या है, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कोई एक ये ऑब्जेक्ट है भाई, समझे। अब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन निकाल करके मुझे डालने हैं, समझो बात को, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो ये बॉडी कैसी होती थी, पॉजिटिव, ये बॉडी कैसी होती थी, नेगेटिव। तो एक तो तुमसे क्वेश्चन नेचर में पूछा जाएगा कि इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इसकी प्रकृति के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव। इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। चल भाई, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, तो इस पे क्या आ गया, चार्ज, क्या आ गया, चार्ज, उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक, कितना आया, तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन डाले हैं, फिर वही वाली कहानी, कितने इलेक्ट्रॉन डाले हैं, तो मैंने कहा n इलेक्ट्रॉन डाले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन डाले, n इलेक्ट्रॉन डाले हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, E चार्ज होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो जो फंडा है चार्ज को निकालने का वो क्या है, Q बराबर NE। अच्छा, जो हम लोगों ने क्वांटाइजेशन पढ़ा था, क्वांटाइजेशन में भी जो Q आ रहा होता है वो कैसा होता है, ±NE, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, लेकिन कैसा नहीं होगा, टूटा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन टूटेगा नहीं। यही चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। चल भाई, अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं, फिर क्वेश्चन भी इसके लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की। यूनिट ऑफ चार्ज की, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। क्या इसको कैसे लिखें, यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज कह सकते हो, क्या होता है, COL, कूलाम। ठीक, क्या होती है इसकी यूनिट, कूलाम होती है। अच्छा, डायमेंशन क्या होती है, यानी कि विमा, डायमेंशन फार्मूला या विमीय सूत्र जो तुम लोग निकालते हो। ठीक है, विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है इसका, Q बराबर I × T, यानी कि धारा, यानी कि तुम्हारा करंट, ठीक है, और समय, टाइम। अच्छा, I का जो वो फार्मूला होता है उसको तुम क्या लिखते हो, एम्पियर लिखते हो, इसको टाइम लिखते हो, यानी कि ऐसे में कह सकता हूं, इसको आप एम्पियर लिखते हो और इसको क्या लिखते हो, टाइम लिखते हो। एम्पियर का जो यूनिट है उसको अपन A से दिखाते हैं और टाइम को हम T से दिखाते हैं, कैपिटल T से। ठीक है, तो ऑल ओवर इसको ऐसे कहा जा सकता है, A और T, AT। ठीक, समझ गए बात को। अच्छा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है, एक ही में मिक्स करके 80। कहीं पे ये तुमको यूनिट इस फॉर्म में भी नजर आएगी तो गलत नहीं है, M0 L0 M0 L0 A और T। ठीक, अच्छा, दो कहानियां पूरी फिजिक्स में यार, मैं तुमको दो चीजें जल्दी बताने वाला नहीं। यूनिट तो मैं बताऊंगा, बिना यूनिट के तो काम बनेगा नहीं, यूनिट समझाएंगे, उसकी डायमेंशन नहीं निकालेंगे। देखो, ऐसा नहीं कि डायमेंशन बोर्ड में पूछी नहीं जाती, बिल्कुल डायमेंशन बोर्ड में पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में डायमेंशन पूछी जाती है, लेकिन डायमेंशन आपने खूब 11th में निकाल ली है। ठीक, तो हर एक की अपन डायमेंशन नहीं निकालते घूमेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये हर बार तुम्हारा होमवर्क रहा करेगा, ये हर बार तुम्हारा होमवर्क रहा करेगा। जिन बच्चों को डायमेंशन निकालनी नहीं आती है मुझे कमेंट कर दो कि सर मुझे डायमेंशन नहीं निकालनी आती, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आराम से मैं आधे घंटे कुछ नहीं, सिर्फ डायमेंशन निकालना सिखा दूंगा। ठीक, तो डायमेंशन अपन ज्यादा आगे वाले चैप्टर में डायमेंशन नहीं निकालेंगे, मैं तुमसे पूछा जरूर करूंगा, और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवाऊंगा तब भी पूछूंगा कि डायमेंशन क्या होगी। ठीक, तो डायमेंशन तुमको निकालना आना चाहिए। तो इसके डायमेंशन ये भी हो सकते है और इसके डायमेंशन ये भी हो सकते हैं। चलो भाई, और क्या है इसमें, सम अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज। ठीक, आवेश के कुछ अन्य कह सकते हो मात्रक। यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश के मात्रक, आवेश
के मात्रक। ठीक है, कुछ और अलग मात्रक देखो, कुछ और अलग कौन कौन से मात्रक होते हैं उनकी भी अपन जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम में सिंपल अपन कूलाम ही बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एसआई सिस्टम में तो इसका नाम कूलाम ही है और तुम इसको कूलाम ही बोलोगे। ठीक है, और तुम्हारा बात करें कि एक कूलाम कितने बराबर होता है कि नहीं, देखो समझो, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, यहां लिख देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक, और कूलाम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, कूलाम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। अच्छा, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹, सेम होता है, बस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ नेचर को शो करता है। एक न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 0 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, ये चीज तुमको रट जाएगी, इतने ज्यादा अब जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, एक ही चैप्टर में कम से कम तुम प्रैक्टिस करोगे 80 90 न्यूमेरिकल के। एक चैप्टर का मतलब समझ पा रहे हो बात को, एक चैप्टर का मतलब तुम समझ नहीं रहे बात को। जैसे जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं ना, वो उसमें तो बहुत न्यूमेरिकल है। जैसे अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है, अगर एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर चल रहा है। इसमें कम से कम मान के चलो, ज्यादा नहीं तो तुम 500, ज्यादा नहीं तो तुम मान के चलो 250 300 तक की तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इतना एग्जाम्पल है, इतनी एक्सरसाइज है, तो 300 तक की न्यूमेरिकल बड़े आराम से पहुंचेंगे। अब डिपेंड करता है तुम प्रैक्टिस कैसे करते हो, समझे बात को। मैं नहीं कराऊंगा, तुमको करनी पड़ेगी, जो तुमको नहीं आएगा वो तुमको करा दूंगा। अच्छा, जो क्वेश्चन है जो तुम्हारी बुक में है वो एनसीईआरटी और वो तुमको दोनों कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो उसकी तुम चिंता ना करो। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, 9 ये हो गया। अच्छा ठीक है, और इसका क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक, सेम तुम्हारा न्यूट्रॉन में भी होता है, अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में भी सेम होता है। ठीक, तो ये डेटा ध्यान रखना। अच्छा चलो, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन में, समझो बात को, एक इलेक्ट्रॉन में ऐसे लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम चार्ज होता है। अगर मैं कहूं 1 कूलाम में कितना चार्ज होगा, तो इसको इससे भाग लगा दो भाई, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ क्या, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो क्या कह सकते हो 1, क्या इसको हिंदी में लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, इतना तो तुम ज्ञानी हो ही कि भाई कूलाम को कूलाम लिखते हैं, तो तुम अपनी जो तुम्हारी बुक है उसमें कूलाम लिख लो, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका इससे भाग लगाओगे तो वैल्यू आएगी 6.25। ठीक है, 6.25 इंटू 19 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻18। ठीक है, तुम इसका भाग लगा के देख सकते हो, यही वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, एक कूलाम चार्ज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ पा रहे हो, अगर किसी बॉडी के पास एक कूलाम चार्ज होगा, अगर किसी बॉडी के पास एक कूलाम चार्ज होगा, यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। अरे इसका मतलब समझ पा रहे हो, 10⁻18 का मतलब एक के बार 18 बार जीरो लगाओ। अपनी कॉपी उठाओ, उसमें लिखो एक और यहाँ पे 18 बार जीरो ऐसे करके लगाते जाओ, 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 ऐसे 18 बार जीरो लगाओ और इतना रुपया तुम्हें मिल जाता, सर मजा आ जाएगा, है कि नहीं। तो रुपया ना देखो, यहाँ देखो। ठीक है, तो एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इतना। ये बात ध्यान रखना बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं फिर पूछूंगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिर पूछूंगा। तुमसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है कि एक कूलाम में कितना चार्ज होता है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो समझ लो एक तुम्हारा न्यूमेरिकल तो यही कंप्लीट होता है। अच्छा, ये भी बात हो गई। ठीक है, अब क्या है, कूलाम की कुछ और यूनिट देख रहे थे। अच्छा, ये चीज हो गई। अगर बात करते हैं इन सीजीएस सिस्टम, एसआई पद्धति की कहानी ये पूरी है। ठीक, अगर सीजीएस पद्धति की कहानी करते हैं तो सीजीएस सिस्टम में तुम्हारे चार्ज को अलग अलग नाम कह सकते दिए गए हैं।
ठीक है। कैसे कैसे नाम है मैं तुमको बताता हूँ सीजीएस सिस्टम में। एक तो स्टैट कूलाम कहते हैं, ठीक है, या फिर फ्रैंकलिन भी बोला गया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट है, मात्रक है, ये ध्यान देना, किसकी, चार्ज की। स्टेट सीजीएस में स्टेट कूलाम भी कहते हैं और क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी बोला जाता है। अच्छा, और जो बेसिक यूनिट है सीजीएस की वो है तुम्हारी ईएसयू। इसको, ये क्या होता है, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। भाई एक ईएसयू कितना होता है, एक ईएसयू चार्ज, यानी कि एक ईएसयू आवेश, एक ईएसयू आवेश होता है आपका 1/3.9 इंटू 10⁻⁹, 1.3.9 इंटू 10⁻⁹ के अप्रॉक्स होता ये है, ठीक है। 1/3.0 इंटू 10⁻⁹ क्या बोलेंगे इसको हम, कूलाम, ठीक है। कूलाम को मैं सी से लिखूं या पूरा कूलाम लिख दूं, ठीक, चलो अभी लिख रहे हैं, बाद में अपन हम इसको सी लिखा करेंगे, ध्यान देना इस जगह पे। तो मैं कह सकता हूं एक कूलाम, देखो एक कूलाम को पूरा नहीं लिखेंगे, कूलाम को मैं सिर्फ सी लिख दूंगा। अरे यार यहां लिख दे रहा है, वरना तुम पता चले भूल जाओ कि क्या कहां क्या है। कूलाम यानी कि कूलाम को मैं आज से सी लिखा करूंगा, ठीक। तो एक कूलाम बराबर कितने ईएसयू, 3.0 इंटू 10⁹ ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट तुम्हारी सीजीएस सिस्टम में आती है। अच्छा, एक और सिस्टम है, सिस्टम नहीं है वो, तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। कहां से हटाएं, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं, हालांकि कोई विशेष चीज है नहीं, लेकिन देख लेते हैं। एक ईएमयू चार्ज, एक ईएमयू आवेश, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये कितना होता है, ये होता है 10 कूलाम, 10 कूलाम। तो मैं कह सकता हूं कि एक कूलाम बराबर कितना होगा, 1/10 है कि नहीं, 1/10 क्या, 1/10 EMU, ठीक। अगर यहां से EMU और ESU का रिलेशन निकाला जाए, EMU और ESU का रिलेशन निकाला जाए, तो EMU कितना आता है, एक EMU कितना होता है, 10 कूलाम, ठीक है। ESU कितना था, कहां गया, ESU कितना था, एक EMU बराबर 10 कूलाम और एक ESU बराबर तुम्हारा इतना है। तो ये ऐसे करके लिख देते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 इंटू 10⁻10, ठीक। तो EMU ESU का जो रिलेशन आता है वो ये आता है। सर ये पढ़ने की जरूरत है ना, ठीक, इतना ज्यादा ना पढ़ो, बस एनसीईआरटी में एक दो तुमसे ESU वगैरह पूछ लेगा तो तुम ये ना कहो कि हमने कहीं पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो तुमको थोड़ा बहुत जान पहचान मिल जानी चाहिए कि सर कहीं ना कहीं तो पढ़ा दिया है सर ने। चल भाई, एक और छोटी सी चीज बची है, एक तुमने ये देखा, दूसरा तुमने ये देखा, तीसरा तुमने ये देखा, चौथा तुम और देख लो, ठीक है। और इसकी कह सकते हो जब तुम प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, ठीक है, जब आगे चल के थोड़े एक दो प्रैक्टिकल देखेंगे, उस प्रैक्टिकल में जो कॉमन यूनिट यूज होती हैं, ठीक है, वो होती हैं फैरेड, ठीक है। फैरेड जैसे कि क्या, अगर मैं बात करूं एक फैरेड, ठीक है, एक फैरेड बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम, एक फैरेड बराबर 96,500 कूलाम होता है। ऐसे ही तुम्हारा एक और होती है, एक एम्पियर आर, एक एम्पियर घंटा बराबर कह सकते हो 3600 एम्पियर सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3600 कूलाम चार्ज, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एम्पियर घंटे में कितना होता है, 3600 कूलाम चार्ज होता है। ये सारी यूनिट है, ये काम की है, ये चीज हम तुमको पढ़ाएंगे कहाँ, कैपेसिटर वाले चैप्टर में। जब तुमको कैपेसिटर समझाएंगे तब ये चीज समझाएंगे, ये चीज तुमको समझाएंगे मैग्नेटिक वाले चैप्टर में, ठीक है। ये तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th में भी देखने को मिला होगा, एनसीईआरटी इस पे एक दो न्यूमेरिकल भी है। कहानी समझ में आ गई, ये सारी चीजें समझ में आ गई। कुछ और छोटी छोटी बातें उनको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं, इसको हटाएं,
हटा दें इसको, हटा रहे भाई, ठीक, नोट कर लिया होगा। चल भाई हटाएं, चलो और छोटी छोटी बातें हैं जो सबके साथ कॉमन आएंगी, चपक के आएंगी। कॉमन, कॉमन का मतलब क्या है? 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 कॉमन का मतलब होता है जैसे ये मान लो कि एक माइक्रो कितना होता है? एक माइक्रो कूलाम, एक माइक्रो कूलाम, ठीक है। एक माइक्रो कूलाम को लोग ऐसे भी लिखा देखने को तुमको मिलेगा, ठीक। कुछ लोग हैं जो ऐसे भी लिखते हैं एक माइक्रो कूलाम, सॉरी एम लिख दिया मैंने यहाँ पे। एक माइक्रो कूलाम कितना होता है? जब माइक्रो आ जाता है तो आप बोलोगे 10⁻⁻⁶ कूलाम, ठीक है। अच्छा है, और देख लो एक नैनो कूलाम, एक नैनो कूलाम, इसको एक NC भी लिखा मिलेगा, ये होता है 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। एक पिको कूलाम, एक पिको कूलाम, एक पिको कूलाम, ठीक है। एक पिको कूलाम तुमको देखने को मिलेगा 10⁻⁻² कूलाम, ठीक है। एक मेगा कूलाम देखो, एक मेगा कूलाम बराबर यानी कि इसको लिखा जाता है 1 MC से, ठीक है। तो एक मेगा कूलाम तुम्हारा होता है 10⁻⁶ कूलाम, ठीक, ध्यान देना इस चीज़ का। ऐसे तुम छोटे मोटे यूनिट तैयार कर सकते हो। 1 किलो कूलाम की अगर बात करें तो 1 किलो कूलाम तुम्हारा हो जाएगा 10⁻³ कूलाम, समझ पा रहे बात को? इसी हिसाब से अगर मान लो 1 मिली कूलाम की बात करें तो 1 मिली कूलाम तुम्हारा हो जाएगा 10⁻³ कूलाम। तो इस हिसाब से कहानी करी जाती है, ठीक। तो बेसिकली तुमको ये यूनिट काम में आएंगे, किलो से लेकर के यहाँ तक कि तुम्हारा सारा काम में आएगा, तो इनको ध्यान रखना। कन्वर्जन कर ले जाओगे मेरे हिसाब से। कन्वर्जन का क्या कोई क्वेश्चन कराया जाए? ठीक है, कन्वर्जन का कोई क्वेश्चन नहीं कराने का मतलब है, बस ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये तुम लोग कर ले जाओगे, अब आगे यही चीज़ मिलने वाली, बस कूलाम कूलाम बदल जाया करेगा। बाकी चीज़ ध्यान रखना कि 1 माइक्रो बड़ा होता है 10⁻⁶, 1 नैनो होता है 10⁻⁻⁹, 1 पिको होता है 10⁻12, 1 मेगा होता है 10⁻�6, 1 किलो होता है 10⁻3, 1 मिली होता है 10⁻⁻3, ठीक। ऐसी बहुत सी होती है, जैसे डेसी भी कर सकते हो, डेका भी कर सकते हो, हेक्टा भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। इतना सा अपना काम है, ठीक। इसको हटाते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। यूनिट बता दिया, डायमेंशन बता दिया, चार्ज समझा दिया, चार्ज आएगा कैसे सबको समझा दिया, कितना आएगा ये भी समझा दिया। इस पर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, समझो बात को। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या, मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट A है, एक बॉडी B है, ठीक है। एक A है और एक B है। A से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसमें डाले गए, ठीक है। चलो मैंने बता दिया कितने डाले गए, 500 इलेक्ट्रॉन। कितने? 500 इलेक्ट्रॉन A से उठा करके B में डाले जाते हैं। 500 इलेक्ट्रॉन A से उठा करके B में डाले जाते हैं। क्या 500 इलेक्ट्रॉन A से B में उठा करके डाले जाते हैं? हमसे पूछा गया चार्ज ऑन B, दोनों को निकाल लेते, चार्ज ऑन A एंड B, नेचर ऑन A एंड B, नेचर ऑफ A एंड B। चार्ज A और B पर बताओ, नेचर A और B का बताओ, ठीक है। क्या पूछा गया है? तुमको आवेश बताना है A और B पर, ठीक। ये होने के बाद और तुमको प्रकृति बतानी है A और B की। चलो आओ, सबसे पहले निकाल लेते हैं A वाले पर, इस पर निकालते हैं A पर क्या कहानी होगी, ठीक है। तो कोई खास कहानी नहीं है, देखो बड़ा सिंपल तरीका है। Q बराबर क्या फार्मूला होता है हमारा? Q बराबर N इंटू E। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। अगर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये तो भाई क्लियर है। अगर इसकी बात करते हैं तो बहुत ध्यान से कहानी सुनो। पहले ये कैसे थे? न्यूट्रल थे, पहले कोई कहानी नहीं थी। अब लेकिन क्या हो गया? चार्ज्ड हो गए। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं? 500।
एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कैलकुलेशन तुम्हारी तेज होनी चाहिए, नहीं तेज है तो उसको तेज करो। देखो ये 0 हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 10 से ये मर जाएगा, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा तेज करा करेंगे। कैसे? जब यहाँ पे पॉइंट लगा होगा तो इसको हटा देंगे। देखो कैलकुलेशन की अगर बात करें तो मान लो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, और यहाँ पे लिखा हुआ 10 की पावर 3, तो तुमको पता जब ये हटेगा तो 1 2 3 नीचे 10 की पावर ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं? ये तो पता है, और ये से ये मर जाएगा। तो इसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करा करो। मैं एक फास्ट कैलकुलेशन पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है, एक फास्ट कैलकुलेशन पे वीडियो बना दूंगा, जिससे तुम कम से कम न्यूमेरिकल तो तेज लगाओ। जितनी तेज न्यूमेरिकल लगाओगे उतना टाइम बचेगा, उतनी तुम्हारी कहानी आगे बढ़ चलेगी, ठीक है। तो 16 का मल्टीप्लाई 50 में किया जाए तो कितना हो जाएगा? 16 5 जा 80 होता है, और एक ये 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। बहुत अच्छे। ये 10 की पावर माइनस 19। मेरी बात को ध्यान सुनो, ये 2 से अच्छा, अब देखो ये 0 और ये 0, तुमको एक बार हम आराम से समझा दे रहे हैं, धीरे धीरे करके अपनी प्रैक्टिस को तेज करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? ठीक है। अब देखो 19 में से 2 हटाओ तो कितना बचेगा? 17 बचेगा यहाँ पे माइनस का, ठीक है। थोड़ा तुमको देखो तेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जिनके साथ तुम खेल रहे हो ना वो बच्चे तुमसे तेज हैं, समझ रहे हो। अगर तुम भी कहोगे कि सर इतनी जल्दी ना करिए, समझ नहीं आ रहा, तो ऐसी कहानी बनेगी नहीं, ठीक है। तुमको थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा। बाकी जो बच्चे तेज हैं बहुत अच्छी बात है, तुम और प्रैक्टिस करो, बढ़िया, और मजबूत करो अपने आप को। तो 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 17। मेरी बात सुनो, ए वाले पे कितना चार्ज आया? 8.0 इंटू 10 की पावर 17। लेकिन कैसा है ये चार्ज? ये चार्ज कैसा है? अगर उसकी प्रकृति की बात करें तो ये है धनावेशित, यानी कि पॉजिटिव, ठीक। अब मुझे बताओ, जितना तुमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाले उतने ही तो इसमें डाले हैं, मतलब जितना इस पे डेवलप हुआ होगा उतना ही तो इस पे डेवलप होगा। नहीं समझ पा रहे हो यार बात को? इस पे जो डेवलप होगा वो धनावेशित होगा, इस पे जो डेवलप होगा वो ऋणावेशित होगा। सिंपल सा फंडा है, कुछ खास तुरंत करना। अगर मान लो बी की बात करते हैं, इस वाले पर अगर निकालो तो फिर अभी भी तो तुम यही करोगे, क्यू बराबर एन ही तो करोगे। कितने इलेक्ट्रॉन डाले गए, कितने, मतलब एन, एन का मतलब जैसे ही पूछा जाए तो कहना कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो एन कितने इलेक्ट्रॉन? 500 इलेक्ट्रॉन। ई पर चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19। अब देखो सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। इसका भी आंसर कितना आएगा? 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 17। बस ये होगा कैसा? नेगेटिव। ये होगा कैसा? नेगेटिव, यानी कि ऋणावेशित, ठीक। कहानी समझ में आ गई? कहानी समझ में आ गई। यानी कि दोनों का जो परिमाण होगा, जो रिजल्टेंट होगा, समझ रहे हो, जो मैग्नीट्यूड होगा, जो ये मैग्नीट्यूड होगा, ये कैसा होगा? सेम होगा, लेकिन उनकी प्रकृति कैसी होगी? अपोजिट हो गई। कहानी समझ में आ गई? ऐसे तुमको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उस पर अपन ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। हटाएं हटाएं, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को तमाम प्रकार से पूछ सकता है लैंग्वेज में। कैसे कैसे पूछ सकता है? कहेगा बी पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, ए पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, ए से बी पर इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं, बी पर ए से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, या जो भी बोल सकता है वो लैंग्वेज चेंज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, उससे भड़बड़ाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो इस टाइप के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। चलो आओ इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा और देखते हैं सही तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन तुमको चलो दिए दे रहे, ठीक है, उसको लगा लो भाई जल्दी से। एक तो ये हो गया कि ऐसी कहानी बन गई। मान लो अगर तुमसे ऐसा कुछ पूछा गया होता कि एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन डाले जाएं, फिर समझो बात को। एक बॉडी से किसी ए से किसी बी में कितने इलेक्ट्रॉन डाले जाएं, तुमसे अब नंबर पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन डाले जाएं जिससे कि इसका चार्ज हो जाए कुछ भी, मान लो तुम मान लो इतना हो जाए 3.32 कूलाम चार्ज हो जाए, मान लो इतना ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। 32 ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि मान लो बी पर आपका 32 माइक्रो कूलाम चार्ज आ जाए, ठीक। मान लो ये क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हो, क्वेश्चन तुम अपने आप से बनाओ, अपने आप से करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ इसकी कहानी समझाओ। क्या क्वेश्चन बोला गया कि ए से बी में कितने इलेक्ट्रॉन डाले गए होंगे जिसकी वजह से इसका चार्ज कितना हुआ है 32 माइक्रो
कूलाम हुआ है। ठीक, कहानी समझ में आ गई? क्या कहानी है? देखो क्वेश्चन लगाया कैसे करो। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए से कितने इलेक्ट्रॉन बी पर डाले गए जिसके कारण बी पर 32 माइक्रोकूलाम का आवेश आ गया है, 32 माइक्रोकूलाम का चार्ज आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। फिर हम लोग लिखते हैं गिवन दैट। ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं फिजिक्स के। ठीक, उसमें समझाएंगे अच्छी तरीके से। गिवन दैट में क्या क्या दे रखा हो डेटा लिख लो। हमको दे रखा चार्ज ऑन बी इज 32 माइक्रोकूलाम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 32 माइक्रोकूलाम? 32 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। क्या मैं तेज हूं? अगर मैं तेज हूं तो थोड़ा सा तुम स्लो करके देखो। ठीक, या फिर तुम्हें तो थोड़ा बहुत तेज होना ही पड़ेगा। क्या पूछा गया तुमसे? एन पूछा गया है कि एन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इनटू बी फ्रॉम ए। ठीक, हमसे पूछा गया कि बी में ए से कितने इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं ये मुझे बताओ। बड़ा सिंपल कहानी। इस वाले केस पे आओ, बी को देखो, देखो बी को, बी पर कहानी बना रहे। क्या फार्मूला होता है? Q बराबर N इंटू ई। क्या पूछा गया तुमसे? N। इस पर पूछा गया ना, तो इस पर निकाल ले रहे, कौन बड़ी बात है। Q कितना दिया हुआ है? 32 माइक्रोकूलाम, 32 इंटू 10⁻⁻6। अभी मैंने तुमको बताया था कि 1 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम। अगर कहेगा 32 माइक्रोकूलाम तो मैं कहूंगा 32 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलाम, है कि नहीं? चलो 32 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो भाग लगाओ भाई। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 32 इंटू 10⁻⁻6, ये चीज उठ करके यहाँ आ जाएगी। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। ठीक है, ध्यान से देखो, ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, इसने इसको मार दिया, ये क्या 20 हो गया। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻19 n हो जाएगा। चल भाई थोड़ा सा चलो और सॉल्व कर लेते हैं। 6 ये पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव वाली चीज़ ये तुमको पता होगा कि अगर 1/10⁻⁻19 लिखा है, अगर ये चीज़ ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? 1 इंटू 10 की पावर प्लस का 19। ये सारी चीज़ें पता है ना, छोटी मोटी। चलो अच्छी बात है। 19 में से 6 माइनस कर दो, कितना बचा? 19 में से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा? क्या 13 बच जाएगा? 13 बच जाएगा। तो प्लस का यहाँ पे 13 n। अब एक और यहाँ से 0 मार दो तो यहाँ पे वो 0 बढ़ा दो, तो मैं कह सकता हूँ कि n जो होगा वो कितना होगा? 2.0 इंटू 10 की पावर 14। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या तुम्हें कहानी समझ में आई? समझ में आया कि 32 माइक्रोकूलाम के लिए, अगर इस पर 32 माइक्रोकूलाम चार्ज आया है तो कितने इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं उस पर? 2.0 इंटू 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन डाले गए हुए हैं। पूछा जाए इससे फिर कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो भाई इतने इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे इससे, तभी तो उस पर इतने इलेक्ट्रॉन पहुंचा पाओगे। तो क्वेश्चन तुमसे किसी प्रकार से पूछ सकता है। ठीक, ये कहानी समझ में आ गई? कोई इसमें दिक्कत? क्या पूछा गया था एक बार फिर से बोल दूं क्या? चलो ठीक है, देख लो। कह रहा था कि ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बी में निकाले गए, वो कुछ इलेक्ट्रॉन कितने थे मुझे बता दो, और जितने डाले गए इसकी वजह से बी पर चार्ज जो डेवलप हुआ कितना हुआ? 32 माइक्रोकूलाम। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, चलो और देख लो कि कितना होगा। फंडा लगाया, Q बराबर एन ई। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इस पर डाले गए, वही तो पता करना है। चार्ज कितना है? 32 माइक्रोकूलाम। वैल्यू रख दी, एन की वैल्यू को निकाल लिया। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? चलो भाई बहुत अच्छी बात। चलो अब देखो, एक तो ये हो गया। इस टाइप के तुम्हारे बालाजी में बहुत से क्वेश्चन हैं, समझे, जो तुमको लगाने हैं, जो तुमको क्या करने हैं? लगाने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा एक ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ध्यान सुनो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़वाएगा तुमसे। कह रहा है कि मान लो 3 बॉल हैं, ठीक है, और तीनों कैसी हैं?
कंडक्टर्स हैं, तीनों कैसी हैं, कंडक्टर हैं, ए बी सी। यहां पे मैं लिख देता हूं ए कॉमा बी एंड सी आर कंडक्टर्स। ये सारी की सारी तुम्हारे चालक हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, चलो हटा दे इसको। चलो अब देखो, अब क्या हुआ इसको समझो। ठीक है, इसके पास 500 माइक्रोकूलाम का चार्ज था, बी के पास 500 माइक्रोकूलाम का चार्ज था। बढ़िया तरीके से तुमसे पूरी कहानी बना करके ये क्वेश्चन पूछेगा, समझे, बहुत अच्छी तरीके से कहानी बना करके। 500 माइक्रोकूलाम का इसके पास चार्ज है। अब हम एक ही बॉल उठा करके आते हैं, इसको टच कराते हैं। कंडक्टर 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 कंडक्टर, ध्यान रखो कंडक्टर है तीनों, पिछले वाले कंसेप्ट सुन रहे थे बढ़िया तरीके से। अब ए वाली बॉल टच करता है और यहां रख देता है। ठीक, पहली कंडीशन क्या करा उसने, पहली कंडीशन क्या है कि ए वाली गेंद को बी वाले से टच करके फिर वहीं पर रख देता है। ठीक, फिर बी वाली गेंद सी से टच होकर के दूसरी जगह पर रखी जाती है। ध्यान से फिर सुनो क्वेश्चन। इस पर 500 कूलाम है, कोई कुछ नहीं किया गया। इस पर कितना है, 0 कूलाम। इस पर कितना है, 0 कूलाम। ठीक, 0 कूलाम का मतलब क्या, नेट चार्ज कितना है, इस पर नेट चार्ज 0 है, इस पर भी नेट चार्ज 0 है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में तुमको नहीं भी देगा कि नेट चार्ज कितना है, तो तुमको मानना पड़ेगा कि 0 ही होगा। समझे। पहली कंडीशन में क्या कहा गया कि ए वाली बॉल को उठा करके बी से टच करा करके फिर वहीं रख दिया गया, सी वाली बॉल को उठा करके बी से टच करा करके फिर वहीं रख दिया गया। अब हमसे पूछा है कि टच कराने के बाद, टच कराने यानी कि स्पर्श कराने के बाद आवेश तीनों गेंदों पर क्या होगा। चलो लगाओ 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 लगाओ। क्या कह रहा है, इस पर 500 माइक्रोकूलाम था, ए को टच करा करके वहां रखा गया, सी को टच करा करके यहां रखा गया। ए और सी पर चार्ज बताओ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं। ठीक, लगाओ क्वेश्चन, लगाओ, पॉज करो, पॉज करने के बाद लगाओ पहले इसको। ठीक, चलो देखो, इसको जब इससे टच कराया गया तो मैंने बताया था कंडक्टर में क्या होता है, जब किसी दो कंडक्टर को टच कराते हैं, जब किसी दो कंडक्टर को स्पर्श कराया जाता है। ठीक है, तो अगर इस पर, तो क्या होता है कि जो इस पर चार्ज होगा वो दोनों में टच कराने के बाद आधा हो जाता है, दोनों में बराबर बढ़ जाता है। तो टच कराने के बाद इस पर भी Q/2, इस पर भी Q/2 हो जाएगा। यही तो फंडा सिखाया था। देखो, जो भी ये लेक्चर देखने से पहले अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो भाई कोई मतलब नहीं है फिर तुम्हें पढ़ाई का। ठीक है, तो पहले जाओ सारी चीजें सीरीज से देखो, तब तुम्हें चीजें समझ में आएगी। चलो, इसको इससे टच कराया तो ए पर कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन ए, ए पर आवेश आफ्टर टच द बॉल बी, बी से स्पर्श कराने के बाद जब इसको मैं ऐसे इसको टच कराएंगे तो ए पर कितना हो जाएगा चार्ज, 250 माइक्रोकूलाम। समझो मेरी बात को बच्चों। अब टच करा रहा है, ये ए है, ये बी है, ए है, बी है, इस पर 0 था, इस पर 500 था। टच करा दोगे तो भाई दोनों पे कैसा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। इसके पास 250 हो जाएगा, इसके पास 250 हो जाएगा। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, चार्ज ऑन बी, अब बी पर कितना बचा, 250 बचा चार्ज। लेकिन फिर तुमने क्या किया, सी वाले को फिर टच करा दिया। समझे बात को, सी वाले को तुमने फिर टच करा दिया। पहले इन दोनों को टच कराया था तो इन दोनों पर आधा आधा हो गया, फिर तुमने इन दोनों को टच करा दिया तो इन दोनों पर भी आधा आधा हो जाएगा। तो भैया बी पर अब बचा कितना है, मुझे ये तो बताओ। बी पर अब बचा है 250 और फिर तुमने इसको जाकर के इससे टच करा दिया तो अब कितना चार्ज बचा होगा, 125 125 नहीं बचा होगा। समझे, 125 125 बच जाएगा। तो बात करें बी वाले पर, तो बी वाले पर भैया आखिरी में 125 बचा होगा और सी पर भी 125 बचा होगा। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है, सॉरी, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना था। मैं हमेशा कहता हूं न्यूमेरिकल जो है माना तुम्हारे फार्मूले पर डिपेंड है, लेकिन अगर तुम्हारा कंसेप्ट खराब है तो तुमसे न्यूमेरिकल लगने वाला नहीं है। कोई खास न्यूमेरिकल नहीं है ये न्यूमेरिकल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसी कंसेप्ट को उठा करके एक बहुत बढ़िया तुमसे न्यूमेरिकल बनवाएगा, वो तुमसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। समझ बात को। तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ जनरली बता दिया है, जब मैं कूलाम पढ़ाऊंगा तो वहां पे इस क्वेश्चन को फिर कराएंगे। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, जो भी मैंने समझाया। अब बहुत से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, समझे। मैं तुमको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं, घर से जाओ लगा के लाओ। ठीक है, सबके आंसर मुझे बता देना।
अब मैं क्वेश्चन देने के बाद भी भूल जाऊंगा मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ले लो और जा करके लगाओ जा करके। हालांकि तुम्हारी उसमें देखो बुक अपनी बालाजी वगैरह पलटोगे तो तुमको ऐसे ढेर सारे बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। मान लो कि तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, चलो क्वेश्चन ऐसे जनरली बता देते हैं। मान लो कि मान लो सुनो, देखो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि मान लो एक बॉडी है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। मेरी बात ध्यान से सुन लो कि क्वेश्चन क्या है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि इस पर आवेश 1 माइक्रोकूलाम हो जाए। समझ में आएगी बात? इस क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो चाहो तो, कि इस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, इस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि इसका जो आवेश है वो क्या हो जाए, 1 माइक्रोकूलाम हो जाए। ठीक है, समझ गए ना बात को? चलो भाई, ऐसे तुमसे बहुत से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखो। मान लो तुमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें 4000 इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए। समझना बात को? इस ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन लिखो कि एक वस्तु है, उसमें 4000 इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं। एक वस्तु उसमें 4000 इलेक्ट्रॉनों के दिखता है, उस वस्तु पर आवेश बताओ। अब क्या निकालना इस पर? Q। इस पर क्या निकालना था? N। ठीक, एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 4000 इलेक्ट्रॉन, 4000 इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, आवेश बताओ, चार्ज बताओ। ठीक है, चलो आओ, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आओ। चलो एक यही वाला क्वेश्चन करा लेते हैं। 4 गेंदे हैं, क्वेश्चन लिखो। सिंपल से क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, जिससे तुम्हारा दिमाग खुल जाए, बस बाकी कोई खास बात नहीं। बाकी तुम्हारे बालाजी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनको लगाओ जा करके। ठीक है, तुम्हारे पास 4 बॉलें हैं। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। समझ लो, किसी एक पर ले लो, मान लो इस पर 1000 कूलाम लिया हमने चार्ज, इस पर मान लो तुमने 1000 माइक्रो कूलाम, इसको ऐसे लिखो, 1000 पिको कूलाम चार्ज है। B वाले पर ध्यान से सुन लो क्वेश्चन, ठीक है, लिखा नहीं रहा, मैं बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। B वाले पर कितना? 1000 पिको कूलाम चार्ज है। सभी के सभी जो गेंदे हैं कंडक्टर हैं। पहले A को B से स्पर्श कराया गया, पहले A को B से टच कराया गया। ठीक, A पर चार्ज बताओ। फिर C को D से टच कराया गया। क्वेश्चन ध्यान सुनो, पहले A को B से टच कराया गया, चार्ज बताओ। फिर C को D से टच कराया गया, C पर चार्ज बताओ। ठीक, फिर D को A से टच कराया गया। ठीक है, फिर D वाले को A से टच कराया गया, इस पर चार्ज बताओ। कमेंट करो बढ़िया बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि किसको किससे टच कराया गया था। A को B वाले से कराया गया, B को C से कराया गया। ठीक है, और तुमने क्या किया था? A को D से टच करा दिया। ठीक, अब बाकी क्वेश्चन तुम अपने आप से बनाओ। ठीक है, गेंदे रख लो, टच कराओ बैठाल करके, खुद आंसर निकालो। तुम्हारा दिमाग तो काम करना शुरू हो गया हो ना, तो खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से आंसर लेकर के आओ। ठीक, और फिर मुझे व्हाट्सअप करो, देखो सर ये आया है, ये नहीं आया है। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब वो तुम्हारे मास आस पे बनते हैं क्वेश्चन। चलो जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन मान लो करा देता हूं मैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमागी क्वेश्चन है। मार्कर कहाँ गया मेरा? ये रहा मार्कर। जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन एक ये पूछ लिया। ठीक है, मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 75 किलोग्राम का एक बॉडी है। ठीक है, कितनी है? 75 किलोग्राम की एक बॉडी है, और इस 75 किलोग्राम वाली बॉडी पे कितना चार्ज होगा? कितने इलेक्ट्रॉनों का कितना चार्ज होगा? ध्यान सुनना, क्वेश्चन ये है कि इस 75 किलोग्राम की जो बॉडी है तुम्हारे पास, ठीक है, 75 किलोग्राम की, 75 किलोग्राम की बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा? ध्यान सुनो क्वेश्चन को। 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा? 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले कुल इलेक्ट्रॉनों पर, 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले कुल इलेक्ट्रॉनों पर कितना चार्ज होगा? समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई बात? फिर ध्यान सुन लो क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिख लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 75 किलोग्राम वाले इलेक्ट्रॉनों पर, क्वेश्चन लिखो ध्यान से, 75 किलोग्राम, 75 किलोग्राम वाले इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा? कुल कितना आवेश
होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे लगते हैं, बड़ा सिंपल तरीका है। तुमसे ये तो उसने बता ही दिया है कि भाई जो वजन है वो कितना इलेक्ट्रॉनों का, मतलब कितना दे रखा है। कह रहा 75 किलोग्राम वाले इलेक्ट्रॉनों पर निकालना है कि 75 किलोग्राम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी कहानी है, समझ रहे हो बात को। एक इलेक्ट्रॉन कहानी निकाल लो, 75 की कहानी से भाग लगा दो। कैसे, ऐसे देखो कह सकते हो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n कैसे निकालोगे, कितना वेट दे रखा है टोटल, 75 किलोग्राम है, 75 किलोग्राम वाली इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, तो 75 है और एक पर कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। समझे बात को, इसको तुम सॉल्व करो बैठ करके, समझे। अब इसके बाद क्या निकालना था कि 75 किलोग्राम वाले इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा, तो यहाँ लिखो चार्ज Q बराबर n इंटू ई, यहाँ लिखो n 75 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 इंटू इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। लगा लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तुमसे मान लो क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मान लो तुम्ही को मैं एक क्वेश्चन दे दूं, उसने कहा 50 किलोग्राम वाले पर, 50 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों वाले पर कुल कितना आवेश होगा, उसको निकालो। ठीक है, और भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तुमसे मोल कंसेप्ट लगा करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझे, मोल कंसेप्ट का मतलब क्या है, तुमसे जैसे कि ये भी पूछ सकता है कि मान लो चलो एक क्वेश्चन दे रहे घर से करके लाना, कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं समझा दूंगा। 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तुमको 1 लीटर पानी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे निकाल के लाना है। नहीं लगा पाओगे तो मैं कल समझाऊंगा। ठीक है, मुझे कल मैं ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं बताऊंगा, ये तो मैंने बता ही दिया है, तो ये तुम लगा लोगे, ये बता दूंगा। ठीक, ये फिर से लगाओ, फिर से करो। ठीक है, आंसर में तुम्हारा कमेंट में देख लूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगाने के बाद मैं खुद भूल जाऊंगा मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया। कहानी समझ में आ गई, चल भाई। ठीक, अब बात को कंप्लीट करते हैं। कल ये क्वेश्चन लगा के आना, 1 लीटर पानी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए। ठीक, तो यार तो बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और बच्चा, इसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास, वैद्युत आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। ध्यान से कहानी सुनो। जब मैंने कहानी को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको समझाया था कि मास और चार्ज का एक रिलेशन होता है। समझे, मास और चार्ज में एक रिलेशन होता है, तो उस चीज़ को मैंने समझाया था तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वैद्युत आवेश और द्रव्यमान में डिफरेंस क्या है, तुलना किस चीज़ की है। ठीक है, रिलेशन तो हम लोगों ने देख ही लिया है। चलो जल्दी से इस टॉपिक को भी कवर करते हैं। वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज और ये द्रव्यमान मास। ठीक है, चलो। कह रहा एसआई प्रणाली में आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, चार्ज इज अ ड्राइव क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। एसआई प्रणाली में द्रव्यमान एक मूल राशि है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटिटी। अब आप सभी को पता है, अभी हम लोगों ने चार्ज की एक क्वांटिटी को ड्राइव किया था, कूलाम। तो वो क्या डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो मतलब वो कैसी प्रिंसिपल नहीं है। हम लोगों ने 11th में कुछ मूल राशियां भी पढ़ी हैं, कुछ व्युत्पन्न राशियां, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी भी पढ़ी हैं। ठीक है, तो जो हमारी चार्ज की जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और कह सकते हो कैसी है, व्युत्पन्न है, मतलब लाई गई है किसी के द्वारा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कह रहा है आवेश का मान या तो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान का मान हमेशा ही धनात्मक होता है। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे पास 2 टाइप के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज भी है और एक नेगेटिव चार्ज भी, तो दोनों टाइप के चार्ज हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मास होता है, अब इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव नहीं होगा ना, ये कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। समझे, तो द्रव्यमान जो है हमारा मास है वो नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, चलो भाई। आवेश का मान वेग पर निर्भर करता है, चार्ज डिपेंड्स, निर्भर नहीं करता है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, किंतु द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करता है, मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। क्या मीनिंग है इसको ध्यान समझो। पहले तुमको क्या समझाया जाए, पहले तुमको मास का फंडा समझाते हैं, फिर तुमको हम चार्ज का फंडा समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। समझो बात को। मास क्या है, जैसे मान लो कि ये पेन है, इसका कुछ वजन होगा और इस पेन को मैंने यहाँ से ऐसे करके फेंका, समझना बात को, यहाँ से ऐसे करके फेंका, तो ये जो पेन यहाँ से मैं ऐसे करके फेंक रहा हूँ, तो इसके पास क्या कुछ वेलोसिटी से ही तो फेंकते हैं इसको, इसके पास कुछ वेग है, इसके पास कुछ चाल है, कुछ चाल से यहाँ पर जा रहा है। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान सुनो। यहाँ पे इसका जो वजन है इसको तौला, यहाँ पे इसका वजन मैंने तौला, और जब इसको मैंने यहाँ पर फेंका तब इसका जब वजन तौलते हैं तो इसका कुछ वजन निकल करके आता है। ठीक है, तब इसका कुछ वजन निकल करके आता है। अच्छा, अब एक चीज को समझो बात को, क्या है कि मास जो है
वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इसका मीनिंग क्या है देखो, समझाते तुमको बात को ध्यान से। ये फंडा तुम्हारा क्लियर है ना, तो इसको मैं जरा देर के लिए रफ कर दूं, ठीक है। एक काम करो, पहले ये तुम इसको अपना कहीं से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट जो भी लेना होता है वो ले लो, ठीक है। हाँ चलो, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए तुमको समझाने के लिए। देखो क्या है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या है, ये एक कह सकते हो फार्मूला है आपका, ठीक है। कैसा, और समझाता हूँ मैं देखो बात को। वेयर, जहां पर आपका m नॉट रेस्ट मास है, ठीक है। m आपका कह सकते हो कि ये कैसा मास है जो वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, ठीक है। c आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है, और v क्या है आपका, ये कह सकते हो स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी आप यूज करना चाह रहे हो, ठीक। अब समझो मेरी बात को। क्या होता है कि जब मास बहुत स्पीड में आता है, जब बहुत तेज चलता है, ठीक है। जैसे मान लो तुमने कोई 1 किलो की चीज ली या 2 किलो की चीज ली, ठीक। अब 2 किलो की चीज को फेंको, लेकिन तुम्हें इतनी तेज फेंकना है, इतनी तेज फेंकना है, इतनी तेज फेंकना है कि सी से वो पार कर जाए। सी का मतलब क्या है, सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मेरी बात को समझो, इस 2 किलो की गेंद को, 2 किलो तो बहुत होता है, तुम मान लो 200 ग्राम की गेंद मान लो, ठीक। तुम्हारे पास एक 200 ग्राम की बॉल है, इस बॉल को तुम्हें इतनी तेज फेंकना है, इतनी तेज फेंकना है कि जो वेलोसिटी इससे ज्यादा तेज होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से तेज हो जाए। इस वेलोसिटी समझ पा रहे हो, 1 मीटर पर सेकंड ही बहुत ज्यादा होता है। 1 मीटर कितना, जैसे मान लो कि ये यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक है। इसको यहां से बॉल फेंकनी है, कितने, 1 सेकंड में पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहते हैं ये 1 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हमको बात करनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बच्चों बहुत बड़ी बात हो गई, समझ रहे हो, मतलब कितनी बड़ी बात हो गई कि 1 के आगे 8 बार 0 लगाना है, समझ रहे हो। ऐसे करके कितने बार, 8 बार 0 लगेगा 1 के आगे, तो बहुत ज्यादा स्पीड हो गई। अगर आप इतनी ज्यादा स्पीड पैदा कर पाते हो, तो जो हमारा मास है, जो तुम्हारा 200 ग्राम था, ये डिफरेंट हो जाता है, समझे। अब कैसे डिफरेंट हो जाएगा वो हम यहां से निकाल लेते हैं। आपकी वैल्यू जितनी भी ज्यादा, मान लो तुमने वेलोसिटी कर दी 3 × 10⁹, इतनी तेजी से फेंका, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 3 × 10⁹, यहां पे ये वाली वैल्यू को यहां पे रखो और ये वाली वैल्यू को यहां रखो, फिर काटो पीटो, इसका अंडर रूट निकालो, ठीक है। और यहां पे क्या रखोगे, 200 ग्राम रखोगे, तब तुम्हारा एक नया मास ऑटोमेटिक निकाल करके चला आएगा। तो क्या मास बदल गया, वेलोसिटी के साथ क्या मास बदल गया। तभी कहा जाता है कि मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। मास जो है, द्रव्यमान जो है, वेग पर निर्भर करता है। ये फिनोमेना हम तुमको पढ़ाएंगे साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन तुम्हारा मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में कंसेप्ट है। उसमें क्या होगा, चार्ज को रखेंगे, बहुत तेजी से घुमाएंगे, बहुत तेजी से। वहां चार्ज इतनी ज्यादा तेजी से घूमेगा कि उसका मास क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। अब मेरी बात को समझो, चार्ज का मास चेंज नहीं होगा, क्यों, वो तुमको साइक्लोट्रॉन वाले कंसेप्ट में अच्छी तरीके से समझाएंगे। ये बात समझ में आ गई तुमको, ये चीज समझ में आ गई कि 200 ग्राम वाली चीज थी, अगर उसको इससे तेज कर देंगे तो 200 ग्राम बदल करके कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुझे तुम निकाल करके कमेंट में बताना, यहां पे वैल्यू रखना, निकाल करके मुझे बताओ कि 200 ग्राम वाला कितना हो जाएगा। चलो ठीक। अब क्या कहानी, मास की तो कहानी तुम समझ गए कि भाई मास तो है वो वेलोसिटी पर तो डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी भी बदलती है तो मास बदल जाएगा, लेकिन कब, जब ये कहानी लागू हो। चलो आओ, चार्ज पर ऐसा कोई फंडा काम नहीं कर रहा होता। अगर तुम्हारा मान लो 5 कूलाम का चार्ज है या 2 कूलाम किसी पर चार्ज है, किसी गेंद पर मान लो 2 कूलाम चार्ज है, उसको तुमने फेंका, तुमने चाहे जितनी तेजी से फेंका हो, जितनी भी स्पीड से गया हो, ठीक है, चार्ज जो है वो नहीं बदलेगा। अब तुम जितनी भी तेजी से फेंक दो, उसकी स्पीड चाहे इससे ज्यादा तेज कर दो, वहां पर जब जाओगे तो उसका मास तो बदल चुका होगा, लेकिन चार्ज अभी भी उस पर कितना होगा, 2 कूलाम ही होगा। क्या मेरी बात को तुम समझ पाए, जो मैंने कहा उसको समझ पाए कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज जो है वो वही रहेगा जो पहले था, लेकिन मास बदल जाएगा। मुझे लगता है कि तुम समझ गए होगे। चलो आओ, ये कहानी तुमने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी है कि भाई नेट चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। जो नेट चार्ज होता है, पिछले लेक्चर में तुमको समझाया था कि नेट चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है, लेकिन मास में ऐसी कोई कहानी नहीं होती। यहां तो हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है,
मास कंजर्व्ड नहीं रहता है, ये क्या करता है, चेंज होता रहता है। फेमस आइंस्टीन इक्वेशन आप जानते ही हो, E बराबर mc²। ठीक है, इसमें मास आपका एनर्जी में एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी आपकी मास में एक्सचेंज हो सकती है। ये भी चीज हम लोग पढ़ेंगे जाकर के न्यूक्लियर फिजिक्स में, समझे, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वहां पे तुमको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मुद्दा तुमको समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं जो नेट चार्ज है वो तो कंजर्व्ड है, लेकिन हमारा मास कंजर्व्ड नहीं है। मास हमारा एनर्जी, एनर्जी में मास में अदला बदली हो सकती है। ठीक है, और ये चीज तो मैंने तुमको लेक्चर में समझाई रखी, प्रीवियस वाले लेक्चर में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, आवेश की क्वांटम प्रकृति होती है, इसका क्वांटम ये होता है। अच्छा चलो ठीक है, इसको भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरीके से समझा दिया था कि भाई जो चार्ज कैसा क्वांटाइज्ड होता है, मतलब 5 कूलाम, 6 कूलाम, 12 कूलाम, जितने भी कूलाम है, इन सब में एक ऐसी वैल्यू है जो हर एक के साथ चपक के आती है। वो वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻⁹। ये सबके साथ अटैच ही रहता है। अगर ये चीज तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है तो प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने यहाँ पे समझाई हुई है। मैं पहले ही कहता हूँ, कोई भी अगर दूसरा लेक्चर देखो तो पहला लेक्चर तुमको तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना ज्यादा समय ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द्रव्यमान की क्वांटम प्रकृति होती है। देखो हाँ, ये चीज तो है, इसको समझने वाला है। जैसे मान लो कि जो तुम्हारे पास मास है, मास तुम्हारा बिल्कुल छोटे से शुरू होता है, समझे। जैसे तुमने ग्राम देखा होगा, ग्राम से भी छोटा होता है मिलीग्राम, उससे भी छोटा नैनोग्राम, उससे भी छोटा पिकोग्राम, और उससे भी बहुत छोटे छोटे जैसे इलेक्ट्रॉन है, इनका भी तो मास होता है ना, है कि नहीं। वो एमयू में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। अच्छा ठीक है, अब क्या है कि चार्ज भी क्या है ना, तुम्हारा चार्ज भी क्वांटम नेचर का ही है। सॉरी, मास जो है यानी कि द्रव्यमान, ये भी क्वांटम नेचर का है, लेकिन इसका क्वांटम अभी तक के डिराइव्ड नहीं है। समझ नहीं पा रहे यार बात को। मतलब मास जो है ना, वो भी तो एक छोटी सी चीज से मिलकर के बना है ना, और वो छोटी सी चीज तुम्हारी कुछ भी हो सकती है। जैसे पहले तुमको पता ही नहीं था, फिर तुमको पता चला अच्छा वो छोटी चीज तो यार परमाणु है, यानी कि एटम है, एटम से मिलकर के बना है, समझे। और उसके अंदर पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और अंदर पता चला न्यूक्लियस, और अंदर पता चला बहुत कुछ है, पार्टिकल, बोसॉन वगैरह, बहुत से पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, बहुत कुछ है अंदर, समझे। हालांकि वो अपन बाद का चर्चा है, लेकिन यही कहानी तो यहां भी बनती है ना कि भाई जो हमारा पदार्थ है, जो हमारा मैटर है, वो भी तो एक छोटी सी चीज से मिलकर के ही तो बना हुआ है, समझे। तो क्या कहानी है कि भाई हर कोई भी मैटर हो, कोई भी मतलब कोई भी मैटर हो जिसका मास निकालना है, ठीक है, तो मास में क्या होगा भाई, ये कहानी तो रिलेट कर रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना बात को। तो मास में भी वो एक छोटी सी यूनिट होती है जो उसके साथ चपक के आती है। अच्छा, जो चपक के आती है वो वैल्यू कितनी, वो हमको नहीं पता। तो वही कहा गया, जैसे इसकी वैल्यू हमको पता है कि 1.6 × 10⁻⁹ है, लेकिन इसकी नहीं पता है कि इसका जो क्वांटम वैल्यू है वो क्या है, वो डिफाइंड नहीं है। ठीक, तो यहां से तुमको एक क्वेश्चन तुम्हारे बालाजी में फेमस क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जब कराएंगे तब तुमसे पूछेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो मास है वो तो क्वांटम नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, मास क्वांटम नेचर होता है, लेकिन उसका कोई क्वांटम डिफाइंड नहीं है। ठीक, समझ गए बात को, समझ गए। चलो यहां देखो, कह रहे द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। इसका क्या मतलब है, किसी ऑब्जेक्ट में जब चार्ज डालोगे तो भाई देखो, चार्ज तुम किस पे डाल पाओगे, जिसके पास द्रव्यमान होगा, और चार्ज के पास खुद द्रव्यमान होता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि एक बॉडी इसके पास चार्ज है लेकिन इसके पास द्रव्यमान नहीं, इसके पास मास नहीं, ऐसा कहां पॉसिबल होगा। समझ पा रहे हो जो मैं समझा रहा हूं भाई, इसके पास, इस वाले ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है लेकिन मास नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यही चीज है, चार्ज इज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। द्रव्यमान के बिना कभी भी आवेश संभव नहीं हो सकता। अगर द्रव्यमान है तो आवेश वहां पर होगा, सॉरी, अगर आवेश है तो उसमें द्रव्यमान होगा ही होगा। लेकिन दूसरी कहानी क्या कहती है, नेट आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व संभव है। बिल्कुल सही बात है। ये लोग, क्या इसके पास चार्ज है, क्या इसके पास चार्ज है, चार्ज है। मेरी बात को ध्यान समझो, यहां पे क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन वाला शब्द आता है। मैंने पूछा क्या इसके पास चार्ज है, फिर ध्यान सुनो, क्या इसके पास चार्ज है, क्या इसके पास आवेश है, आवेश है। समझना बात को, इसके पास आवेश है, लेकिन देखो कैसे, जैसे इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, समझे। लेकिन अगर हम नेट चार्ज की बात करते हैं, इसका कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश इसके पास 0 है, कुल आवेश इसका 0 है, नेट चार्ज इसका 0 है, लेकिन इस पर आवेश अभी नहीं दिख रहा है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज इस पर नहीं है, लेकिन नेट चार्ज इसका क्या है, 0 है। मतलब नेट चार्ज का मतलब क्या है, इस पर, इसके पास जितना पॉजिटिव है उतना इसके पास क्या है, नेगेटिव है। तो वही चीज कही गई है कि नेट आवेश के बिना भी द्रव्यमान का अस्तित्व संभव है। मेरी बात को समझ में आई, कुछ तुम्हें बात समझ में आई। चलो बहुत अच्छी बात, मुझे लगता है कि ये भी कहानी तुम्हारी क्लियर हो गई होगी। तो ठीक है, अब इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, समझे। कहानी समझ में आ गई, जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करो, ठीक है। इसको फिर से देखो, अगर नहीं समझ में आता है दोबारा देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा।
चलो ठीक है, अब कहानी को यहीं रोकते हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, उसको अपन तुमको दिखाते हैं चल के, ठीक। उस प्रैक्टिकल को देखने के बाद फिर कहानी को क्लोज करते हैं। तो चलो भाई, ले चलो सभी बच्चों को कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। चलो चलते हैं। चलो ठीक है, अब ये क्या एक छोटा सा एनिमेशन वीडियो कंसेप्ट है, ठीक है। इससे आप बेसिकली समझेंगे कि देखो, जो हमने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि मैंने समझाया था कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो क्या करना होता है, फ्रिक्शन करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि आप मान लो कभी दौड़ते हुए आते हो और दौड़ते दौड़ते आकर के अगर किसी चीज़ को छू लेते हो तो छूने से क्या झटका लगता है करंट का। सेम कहानी, इसका नाम जॉन है। क्या नाम इसका? जॉन नाम है। अच्छा, अब जॉन का ये जो हाथ है, अगर देखो इसको इसके पास लाते हैं, ये क्या है, ये कंडक्टर ऑब्जेक्ट है। देखो मेरी बात को सुनो, ये यहाँ पे लोहे का वो खोलने वाला मतलब ऑप्शन लगा हुआ है जिससे आप दरवाजा खोलते हो, ठीक है। अच्छा, और ये खोलने वाला जो है वो भी कंडक्टर ही है, और जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी कंडक्टर होती है। ये तो भाई हमको बड़ी अच्छी तरीके से पता है। ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन जो इसने पहना हुआ है और ये जो कालीन पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? नॉन कंडक्टर हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि नॉन कंडक्टर में फ्रिक्शन पॉसिबल है, कंडक्टर में फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखो, अभी इसके पास चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो देखो इसको कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात। मैंने क्या किया, देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, जैसे ही मैंने इसके पैर को चलाया, देखना ये रहा, इसके पास यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ और फ्रिक्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों में इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन बहुत कम है। रिपल्सन कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि देखो ये वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, है कि नहीं, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन इतना ज्यादा नहीं है। समझ पा रहे बच्चों बात को? अब मैंने क्या किया, कुछ और सारे इलेक्ट्रॉनों को लाया गया, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो सभी इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, रिपल्सन होना शुरू हुआ। ये कपड़े पे नहीं है, समझ रहे हो, ये इसके शरीर में है। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब क्या हुआ, जैसे वो उंगली पास लाता है, देखो कुछ हुआ, अभी भी कुछ नहीं हुआ, यानी कि इतना ज्यादा इसके पास चार्ज नहीं इकट्ठा हुआ है। थोड़ा सा चलो और करते हैं, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब इसके पास अच्छा खासा चार्ज हो गया। अब जैसे ही अपनी उंगली को यहाँ पे लाता है, ये देखो शॉक लगा, यहाँ पे झटका लगा, इसको बहुत तेजी झटका लगा, ठीक है। अगर हम इसके चार्ज को बहुत सा ज़्यादा कर दें, बहुत ज़्यादा चार्ज कर दें, ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, टांग चला रहा हूँ, देखो इतनी दूर से भी इसने पकड़ लिया। समझ पा रहे बात को? अगर और ज़्यादा किया जाए, और ज़्यादा किया जाए, और ज़्यादा किया जाए, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन करेंगे उतना ज़्यादा, ये देखो, तो इतनी दूर से भी झटका लग सकता है। तो कहानी क्या है कि आप कितना फ्रिक्शन कर रहे हो और कितना फ्रिक्शन से कितना चार्ज बॉडी में डेवलप हो पा रहा है। यहाँ पे 2 कंसेप्ट आते हैं। एक तो ये कि फ्रिक्शन किसके बीच में होता है, नॉन कंडक्टर बीच में, और चार्ज चलता किसके बीच में, कंडक्टर और कंडक्टर के बीच में, ठीक है। तो जैसे इसने उंगली यहाँ पे की, सारा इसको झटका लगा। अब समझ में आ गई होगी ये बात तो आपको कि जब आप कभी भी दौड़ते हुए आते हो और नल को छू लेते हो या किसी लोहे की चीज को छूते हो तो हल्का सा झटका महसूस होता है, वो इसी कारण की वजह से महसूस होता है। समझ में आ गई बात? मेरी समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छी बात। तो जॉन को झटका तुम लोगों ने लगवा दिया इतना ज्यादा, तो बेचारा परेशान हो चुका है। अब हम एक आपको दूसरा सा कंसेप्ट दिखाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये सिनेरियो देखो, ये क्या है, बैलून और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है बच्चों। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। देखो ये बैलून है, अभी इस बैलून को इधर कर दो तो इधर आ जाता है, इधर कर दो तो इधर आ जाता है, उड़ने वाला बैलून है। ये कैसा बैलून है, इसको कहीं भी आप करते हो वैसा हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। अपन ने कल एक प्रैक्टिकल किया था, जब बैलून को किसी कपड़े से रगड़ा था और फिर प्लास्टिक को भी इसी कपड़े से रगड़ दिया था, तो बैलून और प्लास्टिक एक दूसरे से क्या कर रहे थे, रिपल्सन कर रहे थे। अच्छा, अब मेरी बात सुनो बच्चों, अगर कल वाले प्रैक्टिकल को आपने सही देखा होगा तो बैलून को देखा होगा, बैलून मेरी शर्ट से चिपक रहा था, बैलून मेरे शर्ट से क्या करना चाह रहा था, चिपकने लगा था। अच्छा, अब देखो मैंने क्या किया, इस बैलून को इस शर्ट से रब किया, यहाँ से ऐसे करके हम रब कर लेते हैं अच्छी तरीके से, इसको रब कर लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से रब किया। अब देखो मैंने यहाँ रखा, ठीक है। अब जरा बच्चों मुझे बताओ कि बैलून, इस बैलून में और इस स्वेटर में क्या होने वाला, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, मुझे बताओ, जल्दी बताओ मुझे क्या होने वाला, कमेंट में बताना है तुम लोगों को क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने यहाँ से बैलून को छोड़ा, देखो बैलून भाग गया वहाँ पे, फिर इसको खींच के लाते हैं और फिर जैसे ही छोड़ते हैं फिर वहाँ भागता है, फिर खींच के लाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर वहाँ भागता है, फिर खींच के लाते हैं, फिर वहाँ छोड़ते हैं, फिर भागता है। अगर बहुत ज़्यादा इसको रब कर लेते हैं, अब देखना कितनी तेज भाग के जाता है, ये देखो, ये देखो कितनी तेज भाग रहा है।
ये देखो, है कि नहीं, कितनी देखो, इतनी दूर कर लिया तब भी बहुत तेजी से भाग रहा है। ये देखो, देखो कितनी तेजी से भाग रहा है। अच्छा, अगर इसको दीवार पे चपकाते हैं, ये दीवार है, तो दीवार पे भी बैलून क्या होता है, चपक जाता है। अगर यहाँ चपकाते तो चपक गया, यहाँ चपकाते तो चपक गया। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आप अच्छे तरीके से अपने घर पे भी कर सकते हो। अच्छा, सारी चीज़ों को रीसेट करते हैं, ये रीसेट की बटन है, रीसेट कर दिया। अब आप देखो जरा ध्यान से, इस वॉल में भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, और इस स्वेटर में भी पॉजिटिव नेगेटिव, इस बैलून के पास भी पॉजिटिव नेगेटिव है। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, फ्रिक्शन करा रहे हैं। अच्छा, मुझे फिर बच्चों जरा एक बात बताओ कि जो फ्रिक्शन होता था वो किस में होता था। भाई, एक ऑब्जेक्ट भी नॉन कंडक्टर होना चाहिए और दूसरा वाला भी नॉन कंडक्टर होना चाहिए। अरे यही तो सिखाया है आज के लेक्चर में हमने आपको। तो मेरे बच्चों बात ध्यान से सुनो। अब देखो, हमने जैसे इसको यहाँ से थोड़ा सा रब किया, थोड़ा सा रब किया, रब हुआ, हाँ हो गया। देखो अब बच्चों बहुत ध्यान से समझो। अब क्या हुआ, बैलून कैसा है, प्लास्टिक बॉडी होती है, और स्वेटर कैसा है, सिल्क का है या ऊन का है, तो ऊन का है स्वेटर। जब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज पढ़ाई थी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में मैंने आपको क्या समझाया था कि प्लास्टिक पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और उससे ऊपर जितनी भी चीजें उन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बच्चों आप खुद डायग्राम में देख पा रहे हो, देखो सही से देखो, ध्यान से देखो। इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, ऐसे इसको यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा। अब बच्चों देखो, बैलून में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज। जैसे इसको हमने वॉल से चिपकाया तो देखो ये कैसे चिपक रहा है, ये देखो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए और थोड़ा सा पॉजिटिव इधर आ गया। बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो, देखो कह सकते हो वॉल में आ, नहीं इलेक्ट्रॉन चल पाएंगे, क्योंकि वॉल कैसी, नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन नहीं चलते हैं। लेकिन हल्का सा, कह सकते हो बहुत छोटा सा, हम लोगों को एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। अच्छा, अब देखो जैसे मैं बैलून को यहाँ पे छोड़ूंगा, ये देखो यहाँ छोड़ते हैं तो कितने धीमे से जा रहा है। देखो ये बड़े आराम से गया, क्यों, क्योंकि इसके पास भाई कम इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई। ठीक, अब फिर देखो यहाँ पे छोड़ते हैं, कितने आराम से गया, है कि नहीं। अब जैसे इसको हम और रब कर लेते हैं, अच्छी तरीके से रब कर लेते हैं, खूब रब किया खूब रब किया खूब रब किया, बहुत अच्छी तरीके से इसको रब कर लिया शॉर्टर से, बहुत अच्छी तरीके से। तो अब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी, ज्यादा चार्ज आ जाए। समझ पा रहे बात को। अब जैसे अपने बैलून को हम यहाँ से छोड़ेंगे, देखो कितनी तेज उसके पास गया। देखो देखो यहाँ भी तुमको देखो एक ड्रास्टिक चेंज नजर आ रहा है। देखो ये देखो दीवार पे देखो। ठीक, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, इतना जितना ये ड्रास्टिक इसमें दिखाया जा रहा है उतना हो नहीं पाता है। समझ रहे हो बात को। लेकिन जैसे ही बैलून को हम यहाँ छोड़ते हैं, देखो ये देखो कितनी तेजी से भाग के जा रहा है। तो मुझे लगता है कि तुम सभी को फंडा क्लियर बहुत अच्छी तरीके से हो गया होगा। ठीक, इसको फिर से एक बार रीसेट करते हैं। अच्छा बच्चों, अब छोटी सी चीज मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो अगर मैं दो बैलून लेता हूँ, ठीक बच्चों मेरी बात को सुनो। अगर बैलून से बैलून को रब करते हैं तो देखते हैं कुछ होता है क्या। देखो बैलून से बैलून को रब किया तो कोई खास हम लोगों को प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा। देखो कोई खास प्रैक्टिकल नहीं नजर आ रहा। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं येलो वाले बैलून को, इस येलो वाले बैलून को पीले वाले बैलून को पहले स्वेटर से रगड़ूंगा, और फिर ग्रीन वाले बैलून को अपने स्वेटर से रगड़ूंगा। ठीक है, दोनों में फ्रिक्शन कराऊंगा। अच्छा, सारी चीजें कैसी हैं, नॉन कंडक्टर है, तो इस चीज का बच्चों ध्यान रखना कि जो मतलब फंडा एप्लीकेबल होता है, वो फंडा कब एप्लीकेबल होता है, जब बॉडी कैसी हो, नॉन कंडक्टर हो। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह वाह, मजा आ गया भाई आपकी बात से। अच्छा, अब क्या करते हैं, एक बैलून को इससे रगड़ते हैं, दूसरे बैलून को इससे रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद देखते हैं कि क्या बैलून, अच्छा मेरी बच्चों बात सुनो, इस वाले जब बैलून को रगड़ा था तो इसके पास कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव चार्ज आया था। अगर इस वाले बैलून को इससे रगड़ेंगे जाकर के स्वेटर, तो इसके पास भी नेगेटिव चार्ज आएगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस रिपल ईच अदर। तो बच्चों देख लेते हैं कि क्या दोनों बैलून एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो बहुत पहले छोटा सा चार्ज लेते हैं, ये हमने छोटा सा इसमें इलेक्ट्रॉन ले लिया, कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक, इसको यहाँ रख लेते हैं। ग्रीन वाले बैलून में भी कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रीन वाले बैलून में भी ले लिया। अच्छा, कुछ बहुत ज्यादा हो गया। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान सुनो, भाग के ना जाओ, इधर आओ। ठीक है, अब देखो एक बैलून ये है, देखना इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। अब देखो मेरी बात को सुनो, मैं तुमको रिपल्सन दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ खास नहीं है। इसको देखो, ये देखो देखो देखो, भाग के गया, वो दूर भाग गया। इसको फिर यहीं रखते हैं। देखना बच्चों, जैसे इसको पास लाएंगे तो स्वेटर के पास आएगा, वो ग्रीन वाला बैलून जैसे इसके सामने रख देंगे, देखना बैलून फिर पीछे भाग जाएगा। ये आया, ये देखो ये भाग गया है। तो बच्चों क्या समझे इस बात से आपको कि देखो, अच्छा ऐसे करते हैं तो दोनों चपक जाएंगे। अब लेकिन जैसे इसको भगाना चाहता हूं मैं, जैसे इसको दूर करूंगा, ये देखो ये भाग के गए। बच्चों बात समझ में आई कि जो बैलून है
इस बैलून के पास भी नेगेटिव चार्ज है और इस वाले बैलून के पास भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, दूर भागेंगे, तभी तो बैलून दूर भाग रहा है। अच्छा, इस पे बहुत सा चार्ज इकट्ठा कर लिया। अब मेरी बात को सुनो, अब देखना ये वाला ग्रीन वाला बैलून कितनी तेजी से भाग के जाएगा। देखो अब ग्रीन वाला बैलून उसके पास चपकना ही नहीं चाह रहा। देखो देखो देखो, चपकना ही नहीं चाह रहा। देखो अब अगर इसको यहाँ रखते हैं, अब देखो बात समझो जरा, मैं तुमको समझा। देखो इसको लाए, ये वाला येलो वाला बैलून क्यों चपक रहा है, क्योंकि इस येलो वाले बैलून के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, समझे, तभी तो चपक पा रहा है। लेकिन अगर ग्रीन वाला देखते हैं, ग्रीन वाले पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस ग्रीन वाले को उठा करके इधर लाते हैं। ग्रीन वाले जैसे हम कहते हैं पास आओ, नहीं आएगा, पास आ जाओ, नहीं आ रहा, भैया पास आ जाओ, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि येलो वाले बैलून और ग्रीन वाले बैलून में रिपल्सन हो रहा है। क्या आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ गए हो? मुझे लगता है कि अब तुमको बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। देखो देखो कितनी तेजी से दूर भाग जाता है, देखो। ठीक, ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पे भी कर सकते हो। अलग अलग बैलून लो, अलग अलग तरीके से करो। देखो, अच्छा इसको ऊपर छोड़ रहे हैं तो क्या कर रहा है, देखना नीचे आ जाएगा ये। आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। देखो जैसे इसको यहाँ लाएंगे, अभी यहाँ चपक गया, यहाँ करते हैं तो भाग गया, ठीक, फिर चपका जाकर। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है, ये आपने घर पे करके देखोगे तो होगा। तो बच्चों, कहानी समझ में आई, प्रैक्टिकल समझ में आया। ऐसी ही पूरी फिजिक्स में अपने ढेर सारे प्रैक्टिकल समझेंगे, इतनी अच्छी तरीके से फिजिक्स को पढ़ेंगे कि इतने अच्छे अच्छे फंडे क्लियर हो जाएं कि हम लोग बिल्कुल विजुलाइज कर पाए, चीजों को हम देख पाए। समझे, मेरा फिजिक्स पढ़ाने का मेन मोटो यही है कि जब तक आप किसी चीज को देखोगे नहीं, तब तक की क्या मजा, कहाँ से समझ में आएगी बात। ठीक है, तो अपनी क्लास में चलते हैं और आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। तो मजा आया तुम लोगों को, बहुत अच्छी बात। चलो अब अपनी क्लास में हम लोग चलते हैं और इस प्रैक्टिकल को यहीं पर कैंसिल करते हैं। समझ में आया? चलो, बहुत अच्छी बात। चलो, तो तुमको इस प्रैक्टिकल को देख करके पूरी अच्छी तरीके से कहानी समझ में आ गई होगी, जो भी अभी तक की हम लोगों ने डेटा पढ़ा हुआ है। तो जो न्यूमेरिकल दिए उन न्यूमेरिकलों को कंप्लीट करो, जो कंसेप्ट सीखा है उस कंसेप्ट को सीखो। आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कुलाम्स लॉ का क्या फंडा है, या कुलाम का क्या फंडा है। ठीक, तो इस लेक्चर को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।